So today on 27th of April 2024 I am going to take this career counseling session in Ravi Shankar University Computer Science Department, Raipur. तो है ना career counseling session. Let us change this thing वाला. तब तक अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग अभी जिस स्टेज में हैं, जिस एज ग्रुप में हैं, तो आप लोग अपना कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कैसे बना पाएँ और उस दौरान आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. और देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, एकदम क्लियर. मैं तो केवल एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा रखता हूँ, इतना ही मैं क्लेम करता हूँ. हम लोग बराबर कैलिबर के लोग हैं, इंटेलिजेंस लेवल भी बराबर, सब कुछ बराबर. मैं इतना ही केवल है कि आप लोगों से कुछ 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस मैं ज़्यादा रखता हूँ, इतना ही मैं क्लेम करता हूँ. तो अपना ये एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, अनुभव माने. और आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें कैरियर से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं, निसंकोच, बल्कि आपको पूछना ही चाहिए. ठीक है, मैं अभी कुछ अपनी चीज़ें कहूँगा अभी तक का अनुभव के आधार पे. उसके बाद से आप लोग फ्रीली कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा और इवन बीच में भी आप पूछिएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मेरे अपने एक्सपीरियंस पर आधारित है. हो सकता है कई लोगों के थॉट्स अलग हों, लेकिन जो भी हो, मैं अपने आधार पे आप लोगों को कुछ चीज़ें अनुभव साझा कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए, जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी को तो बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से कहे हैं. कल भी रात को मैं देख रहा था तो बड़ी माने अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं. आप गीता उठा लीजिए या किसी को भी उठा लीजिए, तो दार्शनिक को ले लीजिए. तो चलिए मैं एक यही आपको, अच्छा, अपने कंप्यूटर साइंस की भाषा में अगर हम लोग कहें तो लाइफ इज़ ए नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम एंड इट इज़ एनपी हार्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. लेकिन चलिए, मैं अभी टेक्निकल में जाना नहीं चाहता. ठीक है कि नहीं? एनपी हार्ड में आएगा कि नहीं आएगा? एनपी हार्ड प्रॉब्लम है ये, लेकिन चलो ठीक है. अब एक पिक्चर है आनंद, उसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन है, बीमारी पर आधारित है, कैंसर है. उसमें बड़ा अजीब उसको ये कहा गया, हॉन्टिंग गाना है. ज़िंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए. और इसके आगे का अगर सुनोगे तब तो वो और ही कुछ अलग ही है. उसमें ऐसा वो कह रहे हैं, योगेश लिखे हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत. तो लिख रहे हैं कि मन सपनों के पीछे भागता है. क्या मन अपना सपनों के पीछे भागता है? और सपनों का राही माने खुद हम ही लोग एक बार उस सपनों के भी आगे चले जाते हैं. समझ रहे? फिर दूसरे स्ट्रेंजर में कि कई प्रकार का मेला आदमी बनाता है. मेला बनाते हैं माने गाड़ी बंगला, और एक बार वो मेले को छोड़ के खामोशी से आगे चला जाता है. तो ये उनका उस पिक्चर की रिस्पेक्ट में है. लेकिन ये तो मैं बताया, कई प्रकार से इसकी व्याख्या की गई, लेकिन हम लोग चलो अपने में केंद्रित होते हैं. तो मैं जैसे बताया कि भाई आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं इस डायरेक्शन इस फील्ड का हुई नहीं. आप लोग को मालूम है कि रोज़ अपनी कंप्यूटर साइंस की क्लास में लेता हूँ, पैरेलल कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर. टुडे इज सैटरडे, तो आज की एक क्लास में डिवोट कर रहा हूँ इस पर. तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, पहले ही बताया, इस तरह का कुछ नहीं है. लेकिन चलिए, तब भी तो मेरे अनुसार जो है ना, लाइफ को हम लोग 7-8 भाग में बांट सकते हैं. पूरी लाइफ की प्लानिंग, जैसे आप लोग का रोज़ की क्लास रहती है, तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, तो अगर हम लोग करें तो बड़े बड़े पार्ट में
मेरे अनुसार तो ऐसा है कि जो बच्चा रहता है पैदा हुआ 10 साल की उम्र तक, वो एक फेज़ डिवाइड कर रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 10 से 20 साल में क्या है, 20 से 30 साल में क्या है, 30 से 40, 40 से 50। तो मेरे अनुसार तो ऐसा है कि जो 10 साल तक रहता है बच्चा, वो सबसे ज़्यादा सीखता है। आप लोग को लगता होगा कि हम लोग क्लास में बैग वैग लेके आते हैं और पूरे समय पढ़ाई होती है, लेकिन आप देखें कि उस 10 साल के दौरान क्या क्या सीखता है, ज़रा सोचें। तो मेरे को तो लगता है कि शायद मैक्सिमम लर्निंग होती है। और मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, फिर फैमिली मेम्बर, उसको ये दरवाज़ा है तो दरवाज़ा है, खिड़की है, ये सब तो उसको पता चलता है ना धीरे धीरे। पूरी वोकैब्युलरी क्या है, ये सब तो उसी समय सीखता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। फिर क्या आता है 10 से 20 साल वाला फेज़, जिसमें कि स्कूल वगैरह में जाते हैं, एडमिशन होता है, स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी मिडिल। तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट, अच्छा देखिए, कौन अच्छा है खराब है इसकी परिभाषा भी बदलती रहती है। मेरे को तो ऐसा याद आता है जब छोटे थे, आप लोग पता नहीं कितना ये होंगे, तो उस समय कौन बच्चा डोमिनेट करता है, जो थोड़ा सा मजबूत होता है, थोड़ा सा मसल पावर ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, वही ज़्यादा डोमिनेट करेगा साथियों पर। कभी कभी बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई हो गई तो जो जीत गया वही डोमिनेट करेगा। तो उस समय ऐसा समय रहता है कि वही फिर किसी को लगता है यार मैं भी उतना ताकतवर होता तो मैं हरा दिया होता उसको। माने मसल पावर उस समय एक रोल प्ले करती है, ऐसा मेरे को लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं, बता सकते हैं? छोटे बच्चे में नहीं एग्री करते, एग्री नहीं करते। हाँ 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 हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट, राइट। उस समय फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी मैक्सिमम हो रहा है 0 to 10 ईयर्स में। तो और 10 to 20 ईयर्स में जाएं तो स्कूल में एडमिशन हो गया। अब 11th 10th के बाद से आपकी ब्रांचिंग हो गई कि भाई हम आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, मैथ्स लेंगे, बायोलॉजी लेंगे। तो ये एक ऐसा पड़ाव है जिसको आदमी चेंज नहीं कर सकता कभी। ऐसे ही है ना, कोई आर्ट्स ले लिया तो वो तो उस गाड़ी उस डायरेक्शन में बढ़ गई, वापस तो आएगा नहीं कभी। तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है डिसीजन लेने का, और अगर उसमें गलती हुई तो फिर वो ठीक होगी नहीं कभी। ऐसे ही है ना। और उसी समय आपका डिसाइड हो जाता है कि आप कौन से उसमें जाएंगे। अब देखिए 20 से 30 वाला जो पीरियड रहता है, जो कि आप लोग का ही चल रहा है, अभी आप ही लोग का है। देखिए इसमें ना मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है पूरे लाइफ की, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? अब आप लोग का इसी समय ग्रेजुएशन ख़त्म होगा, अब पोस्ट ग्रेजुएशन आए तो ठीक, या फिर जो भी कुछ है लाइन डिसाइड करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको कैरियर बनाना है, जॉब सर्च करना है, या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, जो भी करना है। लेकिन यहाँ से अब आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ चालू होगा। अच्छा, अब इसमें मैं बताऊं कि अभी मैं एक हफ्ता पहले पिछले संडे को गया था एक जगह, तो वहाँ पर बताया गया कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेने के उपाय हैं कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट, चलता है वाली टेंडेंसी रखें यार, वो इट इज़ ओके, चलता है यार ऐसा। लेकिन मैं क्लियर ये बताऊंगा कि ये आप लोग के लिए नहीं है। ये आप समझ लीजिए 60 साल के ऊपर वाले, 50 साल के ऊपर वाले बोले कि भाई हमको स्ट्रेस नहीं लेना है और हम जैसा है चलता रहे यार, ज़्यादा
अब आप लोग बोलें कि चलेगा क्या ऐसा कि हमको स्ट्रेस नहीं लेना है तो हम एकदम इजी मैनर में सब काम करेंगे, चल जाएगा क्या? हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। ठीक है, तनाव नहीं लेना है, उसका भी बताऊंगा। अगर उसका आप देखें ग्राफ तो ऐसा स्ट्रेस, ये गुड स्ट्रेस है, फिर ये बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस माने ओवर स्ट्रेस। तो आपको गुड स्ट्रेस तो बिना लिए काम ही नहीं होगा आपका। अब मैं अपना बताऊं तो मैं तो इस एज में हूं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं मानता उस चीज़ को, लेकिन जो होगा होगा भाई। स्ट्रेस हो या जो हो देखा जाएगा यार, लेकिन जैसा है वैसी करेंगे, ये नहीं सोचेंगे। लेकिन ये मैं अपना जो करता हूँ, लेकिन ये ठीक है कि 50 साल के ऊपर आदमी को स्ट्रेस वगैरह अवॉइड करना चाहिए ज़रूर। और कई बार तो स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि एक्सटर्नल चीज़ होगी ही होगी, आप क्या क्या चीज़ कंट्रोल करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अब आपको स्ट्रेस से ब्रेक नहीं होना है, स्ट्रेस से आपको ब्रेक डाउन नहीं होना है। कई लोग ब्रेक हो जाते हैं, कई लोग उसको ये करते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन आपका काम है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन देखें, फंडामेंटल क्लियर करें। फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं रहेगा तो नहीं वर्क होगा। और ये भी बताऊं कि क्लास में जो टॉप करता है जरूरी नहीं कि उसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। तो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आगे कॉम्पिटिटिव में वो नहीं कम्पीट कर पाएगा। मैं अपने एग्जांपल दूं, मैं जब 10th 11th में था, 10th या 11th क्लास में, तो उस समय तो कंप्यूटर होता नहीं था ना कि मार्कशीट टेबुलेट कर दिए और मेरिट एक बार में अरेंज कर दिए। तो मेरी क्लास में 52 स्टूडेंट थे और सामने जो एक बार तिमाही, हम लोग बोलते थे तिमाही परीक्षा, हिंदी मीडियम, 6 मंथली 3rd मंथली, चलो तो एग्जामिनेशन हुई क्लास की रूटीन, उसमें पूरी कॉपीज चेक हुई, सब हुआ। तो आगे के 3-4 एंथुजियास्टिक स्टूडेंट थे, वो सब स्टूडेंट का लिखे और टेबुलेट किए और उसको एक मेरिट ऑर्डर में जमाए। उस समय का बड़ा टीडियस वर्क था। आज का ज़माना नहीं है ना कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग जमा दें फट से। तो 52 स्टूडेंट में मेरा 26वां स्थान था और मैं बड़ा खुश भी था, ये भी बताऊं। तो मैं सोच सकता हूं कि भाई मैं एकदम माने एवरेज स्टूडेंट था कि नहीं था। 52 में अगर मैं 26वां था तो मेरे से ज़्यादा एवरेज कौन रहा होगा? 50% एग्जैक्ट एवरेज ही पर था मैं 26वें पे। लेकिन उस समय पीईटी होती थी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। इंजीनियरिंग का जब कंपटीशन हुआ तो 4-5 लोगों का हुआ, मैं भी लकी था, हुआ। मैं कोई सक्सेस स्टोरी नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरी आदत ये रही है शुरू से कि मैं कई सारी बुक से पढ़ता हूँ और इंटरेस्ट आ जाता है। फिर ये नहीं देखते कि यार उसमें नंबर ज़्यादा अच्छा आएगा कि नहीं, इंटरेस्ट आ गया तो आ गया। ऐसा है कहने का मतलब, आप फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको भली मार्क्स हो सकता है कि पढ़ाई की स्ट्रेटेजी मार्क्स के लिए अलग है और आपका फंडामेंटल, तो ये फंडामेंटल आपको दूसरी जगह ऐड करेगा फिर। और मैं ये देखता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ पूछता हूँ यार, या अभी से पूछ दूँ मैं कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क की कौन से बुक पढ़ते हो, और इधर उधर जाता हूँ तब तो एकदम ही नहीं बताते। किसी भी बुक सब्जेक्ट का बुक ही नहीं बता पाते, क्योंकि हर चीज़ तो आजकल यूट्यूब और उसमें मिल ही रहा है। और बचा फिर क्लास टीचर दे दी नोट्स, तो क्लास टीचर दे दिए, वो ले लिए, हो गया, परीक्षा भी पास हो गए। फंडामेंटल कहाँ से बनेगा अगर अच्छी बुक नहीं पढ़ेंगे? तो स्टैंडर्ड की बुक, हर सब्जेक्ट में कुछ बहुत स्टैंडर्ड की बुक होती है कि नहीं, उसको ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपका फंडामेंटल बनेगा? लेकिन तो परीक्षा पास करना अलग है, फंडामेंटल बनाना अलग है। और फंडामेंटल विल प्ले रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, व्हाटएवर। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या कुछ है तो डाउट पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछो भाई, मैं
मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी चीज़ अपनी बता के फिर तुम ही लोग से पूछूंगा कि क्या पूछना है। चलो, तो इसके बाद से आपका जो 30 से 40 वाला होता है ना। हाँ हाँ सर, जैसे हम लोग, मैं एक्चुअली डीएड किया हूँ, हाँ तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे एक वैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। वो उन्होंने अपना मतलब जीवन को, मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। 0 से अच्छा अच्छा हाँ ऐसे अलग अलग एज है। हाँ हाँ हाँ, उसमें जैसे आपने बताया किशोरावस्था, जिसमें हम बच्चों को मतलब हमारी एज का जो है किशोरावस्था है, मतलब कहना चाहिए 18 से 30 या 35 तक की। तो उसमें बच्चे इस अवस्था को कहते हैं कि तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा सोचता है। और इस अवस्था में अगर बच्चा अगर सही दिशा में बढ़ गया तो बहुत आगे भी बढ़ेगा। पर ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि वो गलत भी कर सकता है। यस, है ना, जरूरी नहीं कि बच्चा सही ही करे। हाँ हाँ इस हाँ अवस्था में वो गलत रहा, अगर सही मोटिवेशन मिला तो वो सही जाएगा। बिल्कुल पर वो बिल्कुल गलत जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। इसलिए उसको तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें मैं बताऊं कि ये जो बोले, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। कई बार बच्चे या आप लोग की एज वाले वो क्या करते हैं कि यार हमारा दोस्त ऐसा कर रहा है ना, तो हमको ऐसा करना है। ये नहीं सोचते कि भाई दोस्त की परिस्थिति क्या है, उसका प्लस माइनस पॉइंट क्या है, आपका क्या है, उसका क्या इंटरेस्ट है। नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं ना। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिद में भी आ जाते हैं, और जिद में आके अपनी बात मनवा भी लेते हैं, और उसका पे करना पड़ता है जब वो काफ़ी ज़्यादा एज के हो जाते हैं तब। गलत डिसीजन इस समय लेना, जैसा मैं बताया, वो फिर आप ठीक नहीं कर पाएंगे कभी। इसीलिए एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लेनी चाहिए। और घर में आपके माता पिता निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा अनुभवी तो हैं, भले उनकी लाइन अलग हो, अनुभवी तो आपसे ज़्यादा हैं। तो आप जो बच्चे अपने माता पिता की बात एकदम इग्नोर कर देते हैं, तो उनके साथ ये सब घटना हो सकती है। क्योंकि एक कैरियर ही तो नहीं है ना, कैरियर इज़ वन पार्ट ऑफ ए लाइफ। लाइफ में तो 10 और चीज़ें भी हैं। तो इसलिए माता पिता या जो आपके गुरु या जो भी और सीनियर लोग हैं, उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि कई बार जिद में आके बच्चे कर देते हैं और माता पिता को झुकना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ जाती है और हो जाता है। ठीक है, बच्चे ने उस समय अपनी बात मनवा भी ली, लेकिन आगे आने वाले 4-5 साल 10 साल में ही एहसास हो जाता है कि ये तो गलत हो गया। और ये गलती ऐसी है कि फिर तो ये नहीं है चौक डस्टर की मिटा के ठीक कर लिए, लाइफ लॉन्ग की हो गई। तो जो बोल रहे हो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जी जी। एनर्जी तो है, मैं भी बोला, लेकिन एनर्जी अगर गलत डायरेक्शन में गई तो कोई मतलब का नहीं है। सर, उसमें जैसे बताया आपने कि युवा अवस्था, किशोरावस्था, वो करने का एक उम्र है। हाँ। उसके बाद आपने बताया कि मेरा उम्र, अब मैं सोचूं, हाँ, है ना, हाँ। कि मैंने क्या किया जिंदगी भर। हाँ। आपकी Yes. एज में जो है Yes. वो आप अपने जीवन भर का एनालिसिस करेंगे कर कि सकता हूँ मैं। क्या किया, Yes, मैंने yes. क्या किया और मैं क्या करना चाहता। और यही नहीं, अगर लाइफ को दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, वो भी इसमें आता है। जी। वो तो नहीं मिलेगा किसी को, हाँ। लेकिन अगर दोबारा मौका मिले तो क्या मैं नहीं करूँगा क्या करूँगा, वो भी इसमें शामिल है। और मैं अभी बताऊँगा, मेरी एज जहाँ तक है वहाँ तक का मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा था। अब आपका 30 से 40 वाला जो, अच्छा 20 से 30 में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सर्चिंग ऑफ जॉब के अलावा मैरिज की भी आ जाती है ना। 20 से 30 के बीच में लगभग मैरिज होती है, और मैरिज हो भी जानी चाहिए। मैं ये बताऊँ फ्रैंक, अपना बताऊँ तो सर, ये वाली गलती सब करते हैं। तो मैरिज हो भी जानी चाहिए। अगर मैरिज नहीं होगी तो
निश्चित रूप से फिर जो आने वाले और माने क्या बोलेंगे, माने जो भी पुत्र पुत्री या जो भी हैं वो भी लेट होंगे। उसके बाद से क्या होगा कि वो पर्सन रिटायर हो गया और वो बच्चा अभी कम एज का है, वो सेटल ही नहीं हो पाया, और आदमी के एनर्जी लेवल भी एक पीक पे आके डाउन तो होती है। तो पता चला वो पर्सन अभी खुद अब वीक होना शुरू हो गया और बच्चा भी ग्रोइंग एज में, तो उसको अपने सामने ठीक से सेटल नहीं कर पाएगा। इस एक कारण से केवल मैं ये कहता हूँ कि एक सही समय मैरिजेबल एज में मैरिज होनी चाहिए, और जो भी हैं संतान वो भी सही समय से होने चाहिए। उसका नहीं तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एज में उसका फिर जो भी नुकसान है वो तब पता चलेगा। कुछ पूछना है? जो बोल रहा हूँ, अब आप लोग चूँकि अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है, ठीक है, आप लोग को लगेगा मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि भाई दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं तो आपका क्लास वाला लेक्चर तो रोज़ लेता ही हूँ ना, तो आज ही तो एक दिन ये सब बात कर रहा हूँ आपसे केवल, जिससे कि आप लोग की कुछ काउंसलिंग कर पाएँ। कुछ समय के बाद आप तो यहाँ के स्टूडेंट रहेंगे नहीं, और फिर आप ओपन मार्केट में फील्ड में जाएंगे, और उस समय फिर आप लोग कैसे फेस करेंगे, उस समय फिर क्या होगा। सर जैसे आपने कहा कि सही उम्र में शादी, हाँ, और ये होना एक चाहिए। चीज जैसे मैं एक बार गांव गया हुआ था, मैं हाँ। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, तो मेरी मौसी ने कहा कि बेटा, मतलब मेरे को लेकर कि नहीं, किसी और पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू पे कि उधर। शादी कर लेना चाहिए इस एज पे, ऐसा करके। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पे। तो उन्होंने बताया देखो कि आपका एज अभी मान लो 30-32 साल हो जाएगा और लेट होगा, तो आपकी संतानें लेट से होंगी। हाँ, हाँ। तो इससे आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा, प्लस आपके बच्चों के जीवन में भी प्रभाव हाँ, पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ। ये चीजें हमको देखने को मिलती यस है। यस, उसको आप मजबूती का प्रदान करेंगे, अगर खुद ही मजबूत नहीं है तो। हाँ, आज हमारे जो पूर्वज या Yes, हमारे yes. जो बड़े रहे हैं, उन्होंने वो एक मतलब शादी का जो एज था हाँ। वो 25 साल के पहले कर ही देते थे। आज हमारी युवा पीढ़ी है जो 30 साल 32 साल में कर रही, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट लाइफ में देखने को मिलता ही है। बहुत सारे उसके असर आते हैं फिर। हाँ। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन देखो मैं अभी उस बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एक सही समय होता है ना, उसमें आदमी को एक कंफर्टेबल जोन में कर लेना चाहिए। मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ ऐसा क्यों बोलूँ अभी, किस में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक माने कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, कहने का इतना ही मतलब है। सर इसकी हाँ, पढ़ाई में पूरा टाइम नहीं कर रहा था सर, मतलब यस यस, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। लोग सोचते हैं यार अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं पूरी हुई, अभी हम सेटल नहीं हुए, उसके कारण उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। तो सेटल वो कब होगा मालूम है क्या, गारंटी है क्या, कब सेटल हो जाएगा भाई। और सेटलमेंट फिर किसको कहते हैं, सेटल हो भी गया तो प्रमोशन नहीं है, सैलरी कम है, उसके तो वो माने कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सेटल वेटल होना भी बहुत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है वो, लेकिन आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण इसको एकदम नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। सेटल होने के कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है, कुछ नहीं है, तो जो भी ये डिसीजन सही समय से लेना चाहिए। लेकिन सर एक दिक्कत होता है कि जो युवा मतलब जो 21 से 30 साल 20 साल का है सर, उसको ये नहीं पता रहता है कि क्या सही क्या गलत, ठीक है, और जो बताने वाला रहता है सर वो भी उनको अच्छा से स्पष्ट नहीं हो पाता, तो उनको उस टाइम क्या करना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि पहला तो ये काम है कि सही ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जो कि बता सके। एक तो निश्चित रूप से पेरेंट्स का अनुभव ज़्यादा है, तो आप लोग को सही गाइडेंस दे पाएंगे, एक तो मेरी ये सोच है। अब सवाल उठता है कि भाई पेरेंट का फील्ड ही अलग है, आपका फील्ड ही अलग है, तो वो कैसे गाइडेंस देंगे।
लेकिन एक जनरल लाइफ के बारे में जो भी वो गाइडेंस दें उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठा कि आपके प्रोफेशनल फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड, उसके लिए आप सही जगह जाइए, वो आपको ही खोजना पड़ेगा कि कहाँ हमको सही पर्सन मिलेगा जो कि सही से कैरियर काउंसलिंग या माने सही से बता पाए, निष्पक्ष रूप से और निस्वार्थ भाव से। पता चला वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से आपको गाइडेंस दे दिया, अगर उसका कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ है और आपको गाइडेंस दे दिया, तो वो फिर सही नहीं होगा। ये दिस इज ऑल ए मैटर ऑफ लक आल्सो। सर हाँ, जैसे कि इनिशियली जो स्टूडेंट होते हैं सर, उनके लिए जो गाइडेंस होते हैं, अपने मम्मी पापा तो अगर शिक्षित हैं तो उनको ये पता नहीं है है, सर कि नहीं अपने है। बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं करना है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा शिक्षित नहीं है। ज़्यादा नहीं होते। हाँ राइट, सही बात इसी है। कारण सर वो लोग केवल ये देखते हैं कि मैं कहाँ से सीखूं। यस यस, सही बोल रहे तो हो। यहाँ पर किसकी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, क्योंकि एक बच्चा तो घर जाएगा, कॉलेज जाएगा और दोस्त में रहेगा, इन 3 जगह उसका जीवन बीतता है सर, उसका जब जवानी जब तक शादी रहेगा तब तक। तो यहाँ से घर से तो उसको करियर काउंसलिंग नहीं मिलने वाला सर, दोस्तों में सर उसको वही चीज़ सीखने को मिल रहा है जो खुद सीख रहा है सर। तो एक बच्चा सर स्कूल, तो स्कूल में भी नहीं मिलता सर, तो करेगा तो क्या करेगा सर? अब यही जो क्वेश्चन है तुम्हारा बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि भाई वो गांव का है वातावरण और वहाँ पे कोई है ही नहीं उसके पास उपलब्ध जो कि उसको गाइडेंस दे पाए, तो वो क्या करेगा। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इस बारे में भाई उसको, इसीलिए तो बोल रहा हूँ लक का भी तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना उसको। लेकिन माता पिता जो बता रहे हैं उतने ही से काम चलाए। गांव में मान लो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, मान लो वहाँ पे टीचर्स हैं, तो उनसे, वो टीचर से माने वो पढ़ चुका है बच्चा, तो टीचर से जाके कंसल्ट करे। वो टीचर तो ज़्यादा जानेंगे, गांव के स्कूल के टीचर हों वो तो ज़्यादा जानेंगे। उन्हीं से जाके पूछे कि सर ऐसा है, हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा आप बताइए। किसी से भी पूछो तो पॉजिटिव वे में पूछो। मैं वही बता रहा था। अब कोई अगर आपके नेगेटिव चीज़ को पॉइंट आउट कर देता है कभी कभी, तो लोग तिल मिला भी जाते हैं, माने उसको बुरा मानते हैं। तो आपको उसको केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, यार ये हमारी गलती अगर है तो हमारा एंटी आदमी है बहुत ज़्यादा, वो भी अगर कुछ हमारी गलती बता रहा है तो आपको एनालाइज ये क्रिकेट मैच होता है, मैचेस होते हैं, कैसे करते हैं, तो अपोजिट वाले का पूरा वीडियो देखते हैं कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है और हम भी कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, उसको दूर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो अपने को मिस्टेक को रेक्टिफाई करना चाहिए, सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए। तो आदमी में सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कहाँ से मिलेंगे, तो इस समय मेरे उसको तो यही समझ में आ रहा है कि वो स्कूल के टीचर वगैरह से ले, और जो बुजुर्ग हैं उनसे ले। अब रिसोर्स तो पैदा नहीं कर सकते ना। ठीक है, आगे बढ़ें थोड़ा। तो मैं ये बोल रहा था, फिर 30 से 40 वाला आता है जब, देखिए 30 से 40 साल वाला जब पड़ाव आता है ना, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के का मान लो विवाह भी हो गया। अब जो भी बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूलिंग करनी पड़ेगी, और बच्चों की स्कूलिंग करना माने स्कूल में एडमिशन कराना, फिर स्कूल में उनकी अपब्रिंगिंग करना, पढ़ाई कराना, वो भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। तो वो आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा कब, 30 से 40 के बीच में, जो कि अभी आप लोग उस पड़ाव में नहीं आए हैं। और 40 से 50 में आएंगे, थोड़ा और एजेड हो गए, तो आपके सामने दूसरी क्या समस्या आएगी। सोचता है आदमी कि यार अब हमको माने ठीक ठाक सर्विस है, अब हमको अपना घर बनाना चाहिए, थोड़ा सा कार वार खरीदना चाहिए, कुछ माने इस तरह के कुछ एस्पायरेशन आते हैं 40 से 50 के बीच में। और 40 से 50 में कुछ बीमारियां भी आने लग जाती हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी स्टार्ट होता है। तो
तो आदमी को हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, मैं ये कहूँगा। हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी। अगर आपका शारीरिक रूप से आप फिट नहीं है तब समझिए कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपने को बीमारी से भी बचाना है, पर्टिकुलरली 40 से 50 में, और बच्चों के स्कूलिंग एजुकेशन भी देखना है। तो बहुत टफ जॉब है, वो भी आसान नहीं है। अब आपका आता है कौन सा, अच्छा 40 से 50 में लोग ये भी स्ट्रगल करते हैं, सर्विस में आ चुके हैं, मान रहे हैं हम लोग, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, तो बच्चों की स्कूलिंग करानी है और अपनी सर्विस में प्रमोशन के लिए भी बड़ा उनको स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि बेटर तो करना है ना सर्विस को। तो हाउ टू गेट प्रमोटेड एवरी, माने वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बेटर जॉब कैसे लें, जॉब तो है लेकिन उससे बेटर कैसे लें, ये सब कब रहता है, 40 से 50 में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आता है देखो 50 से 60, ये 50 से 60 वाला जो एज है वो कुछ ऐसा है कि मेरा भी चल रहा है। तो 50 से 60 वाली एक एज ऐसी है कि इसमें मेरे को लगता है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल स्टेज है, क्योंकि एक साधारण किसी का माने, मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल की नहीं। तो ये मान के चलते हैं कि बच्चों की कॉलेज की शिक्षा भी हो गई पूरी, बच्चे माने कॉलेज भी पास हो गए और बच्चे माने सेटल हो गए और बच्चों की भी मैरिज हो गई, एक आइडियल कंडीशन ही मैं मान रहा हूँ। तो बच्चे भी सेटल हो गए, खुद की भी सर्विस काफ़ी कुछ सेटल हो चुकी रहती है, प्रमोशन वगैरह भी मिल गया रहता है या कुछ प्रमोशन चाहिए भी रहता है, ले दे के घर वर भी बन गया रहता है। तो लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी आने लग जाते हैं 50 से 60 के बीच में। तो 50 से 60 वाले में भी आपको माने ये सब चैलेंजेस हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो 50 से 60 वाला मुझको लगता है काफ़ी कंफर्टेबल पीरियड है। और इसीलिए 50 से 60 साल एज वाला, क्योंकि नॉलेज भी पीक पर आ गया, एक्सपीरियंस भी पीक पर आ गया। अब रहा सवाल हेल्थ वाला, अगर वो संभाल लिया, सभी कुछ तो हो गई। तो इसलिए कहा जाता है, मजाक में बोलूं कि 50 से 60 वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो हर तरफ से बहुत ज़्यादा फिर पावरफुल हो जाता है, उसके आगे बहुत ज़्यादा एस्पायरेशन बचते भी तो नहीं ना। बता रहा हूँ, वही तो बताया ना मैं। देखो 50 से 60 वाले को सबसे बड़ा डेंजर क्या है, खतरा क्या है, हेल्थ का। अगर वो हेल्थ वाले को संभाल लिया तो उसका नॉलेज भी लगभग पीक पर आ गया है, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी लगभग पीक पर आ गया, प्रमोशन भी लगभग पीक पर आ गया, करियर एंडिंग पर है। तो जब किसी को नॉलेज बहुत बढ़ गया, एक्सपीरियंस भी, पोजीशन भी, तो हेल्थ प्रॉब्लम अगर नहीं है तो उसको फिर क्या बचा है। इसलिए बोला मैं कि काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है। सर ये जो आप ले रहे हैं कि एक फाइनेंशियल स्ट्रांग वर्क ले रहे हैं कि मिडिल की लो आ रही है। सुनो, क्योंकि मैं फाइनेंशियल की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। सर क्योंकि ना सर ये जैसे गांव में ना सर, तो गांव में बिल्कुल भी लागू नहीं होता सर। और मिडिल फैमिली में तो सर थोड़ी देर, तो ये क्योंकि सर हर वो ऐसा व्यक्ति जिनका एज लिस्ट में है, वो जरूरी नहीं कि सर वो जॉब में ही रहे सर, और जॉब में ये भी जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ उसका मिलता है। तो एक हम ये नहीं बोल सकते सर कि ये जो है एक विशेष वर्ग के लिए ही। नहीं, सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ। माने एक्सेप्शनल केसेस तो बहुत सारे रहेंगे ना भाई, 50 के पहले ही लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है।
हाँ तो चीज़ें जो नॉर्मल है वो वही है कि वो उसके पास इतना फाइनेंशियल अच्छी नहीं है। मतलब इंडिया में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो फार्मर्स हैं या फिर मजदूर हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी जॉब में हैं या फिर मतलब कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में है या फिर कोई एम्प्लॉय है कोई कंपनी में। तो बहुत कम लोग हैं जो इस वाले स्टेज में आएंगे, मतलब इस वाले कैटेगरी में आएंगे जिसके पास जो प्रमोशन वगैरह है वैसे नॉलेज है। हाँ, और जो मोस्ट ऑफ मतलब ये वाला एक्सेप्शन केस है जो आप बता रहे हैं, बाकी जो मेन केस है वो है। नहीं ठीक है, नहीं ले देख के कहने का मतलब है सही है तुम लोग का कहना कि भाई कोई आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो नहीं नहीं ठीक है, वो सब भी बात अपनी जगह सही है। मैं जो बात कर रहा हूँ इस समय ना वो सब एकदम सही है। मैं तुम लोग को सामने रख के बात कर रहा हूँ और तुम लोग का अभी तक का जो रहा है जर्नी और अभी आज जहाँ पर हो और यहाँ से जहाँ पर जाओगे उसको मैं बेसिक फोकस कर रहा हूँ। अब गांव में कोई किसान है, कोई ये है, बहुत सारे लोग हैं भाई, रिक्शा चलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी तरह से आजीविका चलाते हैं। मैं अभी तुम लोग को ज़्यादा केंद्रित कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ तक हो, कहाँ से जाना है। तो एक अगर नॉर्मल चलेगा तो कुछ इस प्रकार का रहेगा ऐसा मुझको लगता है। दुनिया भर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एक मैं नॉर्मल एसेस कर रहा हूँ। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपना जो है मैं उसी के आधार पर बता पाऊँगा। छोटे स्कूल में थे तो टीचर्स लोग ये बोलते थे कि क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो इंजीनियर 12वीं पास करो फिर अपना वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो बन गए इंजीनियर। इसलिए बड़ा थोड़ा बात में ऐसा बड़ा लगता है ना सर कि ऐसा होता है नहीं, उसके बारे में मैं बात किया ना, क्या बनना है आपको वो बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है। अभी देखिए मैं ये बोल रहा था आप लोग 20 से 30 साल में आते हैं या 10 से 20 में ही मान लें। अब मैं बोला कि 11वीं 12वीं में आप सेलेक्ट करते हैं कि हमको क्या सब्जेक्ट लेना है। अब आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया, अब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज में आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस क्या ले रहे हैं, ये आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। अब ये सामने वाले कहे कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं और वो कैसे उनको यूज़ करता है। ठीक है, तो ये मैं बोला। अब 60 से 70 की बात अगर मैं करूं तो रिटायर हो जाते हैं लोग। हालांकि मेरा तो अनुभव अभी नहीं है वहाँ तक, लेकिन मैं देखता हूँ दूसरे लोगों को रिटायर हो गए। अब अगर रिटायर हो गए और अगर वो माने गुड उसमें हेल्थ में है तो फाइनेंशियली गुड अगर कंडीशन है तो बहुत दे आल्सो वेरी एंजॉय वेरी मच, केवल घूमते रहते हैं। अगर फाइनेंशियली रिसोर्सफुल हैं तो रिटायर्ड लोग हैं तो बहुत अच्छी लाइफ है, फिर आराम की लाइफ है, घूमना है, बच्चे भी सेटल्ड हैं, वैसा है। लेकिन अगर उन्हीं को हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बहुत स्वाभाविक भी है, बच्चे सेटल नहीं हैं, कुछ और प्रॉब्लम है तो वैसा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन एक एवरेज और एक माने बैलेंस्ड पर्सन की बात मैं करूं तो उसका फिर 60 से 70 में इसी प्रकार का कुछ रहेगा। लेकिन हेल्थ विल बी वन इशू। और 70 से 80 वाली जो एज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से फिजिकली तो वीक हो जाएंगे काफ़ी, और ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह हैं उनके साथ समय व्यतीत करो। अगर फिजिकली और मेंटली सब अच्छे रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये भी मेरा तो अनुभव नहीं है लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और 80+ में समझ लो इंडिया के लिए तो बोनस ही लाइफ है। अगर 80 के बाद सरवाइव कर गए तो समझो कि
लेकिन तब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कई सारी चीज़ों से। हेल्थ प्रॉब्लम इज़ बाउंड टू हैपन। कोई बोले कि यार मैं 80 साल से भी ज़्यादा हूँ, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं वैसा। और बहुत सारी फिर डिफ़िकल्टीज़ जो कि मैं देखा महसूस किया हूँ, 80 के ऊपर कोई है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर हेल्थ रिलेटेड आ जाते हैं। किसी को नहीं आए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखता हूँ अभी फॉरेन में देखिए 90 ईयर्स में भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, नाम नहीं याद आ रहा, स्टैटिस्टिक्स के, जो कि इंडिया में रिटायर हो गए और अमेरिका गए तो अपनी डॉटर के पास गए सेटल होने के लिए। फिर सोचे यार मैं कोई जॉब पकड़ लेता हूँ, जॉब कर लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। इतना अच्छा वर्क किए कि उनको फिर स्टैटिस्टिक्स के एरिया का बहुत बड़ा अवार्ड मिला। और वो कौन सी एज में? वो अबव 90 ईयर्स में। एक नई लाइफ शुरू हो गई एक प्रकार से। तो उसमें भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। और फिर तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो अभी कवर नहीं किया हूँ, थोड़ा कुछ स्लाइड स्किप करके, कि एक जो मैं देखा हूँ ना, अपने पर लागू किया हुआ बता रहा हूँ कि एक बार मैं सर्विस में था, एक लेटर आया था दिल्ली से। उसमें एक लाइन लिखी थी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हेन एग्जिस्ट। तो इस चीज़ को फॉलो करने से काफ़ी फ़ायदा मिला। आपके पास कोई अवसर आया, अपॉर्चुनिटी आई, और आप बोले यार अभी जाने देते हैं यार, अभी मन नहीं है हमारा, अभी मूड नहीं है, तो वो सही नहीं है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हेन एग्जिस्ट। अपॉर्चुनिटी आई तो उसको पकड़ ही लो। और एक और मैं, हाँ हाँ बोलो। हाँ स्टार्टअप की बात मैं यहाँ, मैं भी अभी अपॉर्चुनिटी है तो इसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ क्या देखो उस बारे में बात करेंगे। तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ देखो, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो है, दूसरा है आपको सर्विस। अभी उस बारे में मैं बात करूँगा अलग से, अभी मेरे को ये कंप्लीट कर लेने दो। फिर नहीं, एक और मैं दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ इसलिए नहीं, हाँ खैर नहीं दिख रहा है तो भी मैं बता देता हूँ। एक और है ना कि एक और लाइन लिखी थी लेटर में, जिसको कि मैं पकड़ा, फॉलो किया। रिस्क एंड राइज गो साइड बाय साइड। प्रीवियस स्लाइड था क्या? तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कई बार रिस्क के डर से हम लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं। रिस्क, अब रिस्क कैसे बताऊं मैं? रिस्क और राइज माने कि आपको कुछ अच्छाई दिख रही है, लेकिन आपको कुछ अड़चन भी महसूस हो रही है। मान लो तुम ही लोग के लिए बोलूं, बेंगलोर हैदराबाद में सर्विस मिल रही है, लेकिन यार कौन जाए, वहाँ का क्लाइमेट नहीं सूट करता, फूड नहीं सूट करता, कुछ हो गया तो कैसे करेंगे, बीमारियाँ बहुत फैली हुई हैं, आती रहती हैं बीमारियाँ, उससे अच्छा तो यहीं रहो। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जाएं ना जाएं, वो सब नहीं। तो ये मैं एक उसका रिस्क फैक्टर भी बताया, एक राइज फैक्टर भी बताया एग्जांपल के लिए। तो आपको अगर कहीं मिल रहा है कुछ अपने को अपॉर्चुनिटी या राइज करने का, प्रमोशन का, अपलिफ्टमेंट का, तो उस समय की डिफ़िकल्टीज छोड़ के आपको पकड़ लेना चाहिए। भले उसमें थोड़ा सा आपको लगे कि यार खतरा है, कुछ ये है वो है, निगेटिव चीज़ें, लेकिन अगर आपको दिखे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा, तो आपको ले लेना चाहिए।
ये बोला। तो हाँ, ये बता रहा था, एक ऐसे लिखा था कि इंजीनियर्स अप्रोच तो क्या होता है ना कि टू गेट द वर्क डन। कोई काम दे दिया गया तो उसको कराना है, अब आप जानिए कैसे कराना है, या करना है या कराना है। तो इसके आधार पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अब आप लोग पूछिए क्वेश्चन। हाँ, मैं बैठ जाता हूँ। आपने कहा हाँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही था। हाँ 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 जिंदगी पहली कभी हंसाए कभी रुलाए। हाँ हाँ सर, तो हम सबका मानना है कि जीवन एक सीधे लाइन पे नहीं चलता, ऊपर नीचे रहता ही है। हाँ हाँ है ना? हाँ कभी कोई भी रहे, चाहे मिडिल रहे, चाहे रिच रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे कोई भी किसी भी उसमें रहे, हाँ, फील्ड में, हाँ, है ना? हाँ। सही बात है कि जो जिंदगी होती है वो ऊपर नीचे वो होते रहती है। ठीक। मैं अभी 4 दिन पहले की पेपर में पढ़ा, मैं एक आया था न्यूज़ कि 60 या 70 एज के कपल हैं, उनको अभी बेबी हुई है। अब हम नहीं बोल सकते कि जैसे आपने बताया कि इस एज पे, या हम सबका मानना है कि इस एज पे शादी होना चाहिए, इस एज पे बच्चे होने चाहिए, इस एज पे उनका पढ़ाई लिखाई और शादी और जो भी है, घर बनाना जो भी है, तो अब वो उस पर कहाँ हम नहीं, लेकिन ये देखो कि बच्चे हुए हाँ 70 ईयर्स में, हाँ हाँ। तो वो बच्चे जब 10 ईयर्स के होंगे तो ये होंगे 80 ईयर्स के। जरूरी नहीं है कि एक जो भी माँ बाप में से कुछ अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आती तो रहे ना रहे, इसीलिए मैं बोला एक टाइम से होना चाहिए। हाँ। और जैसे आपने कहा सर रिस्क हाँ, एंड राइस, हाँ। मैं एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। हाँ मेरा एक फ्रेंड रहा, वो उसने अपने ग्रेजुएशन किया बीकॉम, और उसके बाद में एमकॉम करने के बाद में वो मारुति शोरूम में गाड़ियों का काम कर रहा था, पार्ट्स बेचने का। और वो बताता है कि सर मैं इतना अर्निंग करता था, उसमें से इतना प्रॉफिट भी होता था मेरा, साल में 1-8 लाख का प्रॉफिट कर लेता था अपने सैलरी के बाद भी। तो उसने क्या किया कि मैं को नौकरी नहीं करना है, यहाँ उसने रिस्क लिया और उसने खुद का, मतलब उसके पास खेती थी, जमीन थी, तो आज वो खेती कर रहा है और साल में 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा है। ये एक रिस्क है, और उसने वही ये अपनी लाइफ में सबको करना चाहिए सर, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यस, सही बोले। माने कि अपने को जो बोला ना कि कैलकुलेटेड रिस्क लेकर, माने ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप, लेकिन थोड़ा सा सोच के कदम बढ़ा देना चाहिए, कदम को रोकना नहीं चाहिए। तो वो फिल्म शोर का भी एक गाना है ना कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बहुत अच्छा गाना। इसको नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये गाना जो है ना, सुनना, क्या बढ़िया गाना है, जीवन चलने का नाम। अच्छा, आप बोलेंगे यार ये गाना मैं क्यों बताया यहाँ पर, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये तो गाना पुरानी फिल्म का है, ये शोर 1972 में आई थी। लेकिन बिल गेट से पूछा गया व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो उन्होंने क्या कहा, अपडेट एंड अपग्रेड। बताओ, ये अपडेट एंड अपग्रेड और ये चलने का नाम दोनों मैच कर रहे कि नहीं कर रहा है? बताओ, अपडेट अपग्रेड कैसे होंगे जब हम समय के साथ चलते रहेंगे? इसीलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे आपको अपडेट अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कोई बोलेगा नहीं हमको ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, वो नहीं चलेगा। आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको हर चीज़ मालूम होनी है, और कुछ चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होनी है। तो और पूछो, क्वेश्चन पूछो भाई। सर, जीवन से एक क्वेश्चन है कि बोलते हैं कि जीवन को हाँ बोलो बोलो। सर, मैं भूल गया। देखो, वो डरने पर है ना, अगर तो देखो, एक है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो इसलिए जो है कोशिश करते रहो। और कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो बोलो। सर जीवन जीना और जीवन बिताना दोनों में फर्क होते हैं, ऐसा बोलते हैं। उसको आते ही ये समझ नहीं आया सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि उतना बड़ा भी हुआ नहीं मतलब। सर जीवन जीना और जीवन बिता देना दोनों में फर्क है बोलते हैं। हाँ बता रहा हूँ। हूँ। हाँ जो देखो मैं पहले बताया आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन जो मुझको समझ में आता है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो जीवन जी रहे हैं बहुत सारे लोग, जीवन को कितने अच्छे प्रकार से जी रहे हैं, वो उसी में आनंद भी है ना। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, माने आप लॉन्ग लाइफ भी कोई लीड कर गया लेकिन बड़े माने अप डाउन रहे, बहुत सारे परेशानियां रही। और दूसरा है किसी का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में हर चीज़ है, आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर तरह से कोई सक्सेसफुल है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो तुम जो बोल रहे हो शायद वही है, जीना और क्या बिताना। यस और पूछो भाई। तुम लोग थोड़ा सा इन लोग से ज़्यादा ऊपर हो, बताओ। यहाँ अलग अलग डाइवर्स हैं, है ना, डाइवर्स ऑडियंस है। जो प्री फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में है और फाइनल ईयर के बाद वाले हैं। हाँ सर भक्ति क्या है? नहीं देखो मैं डाइवर्ट नहीं उठना चाहता अपने फील्ड से, कैरियर से संबंधित पूछो। सर आपने ये कहा था कि कोई भी नहीं एक टाइम ये है कि अभी एक मन आता सर, कई लोग भक्ति का मतलब अलग अलग देखते हैं सर। एक होता है ना सर कि इस एज में क्वेश्चन रहता है सर भक्ति एज में है क्या, फिलॉसफी का उसको भी जानने की इच्छा सर बताइए ना। हाँ चलो पूछे लियो तो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन से, तब भी चूँकि तो भी पूछ लियो तो मैं बता रहा हूँ। देखो एक मिनट, ये बाहर में बोर्ड लगा है ना, वो गीता का 3 श्लोक मैं खुद छांट के लिखा हूँ, मैंने बनवाया हूँ, जो तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा लगा। वो सुन रहे हो? वो तीनों श्लोक अच्छे से पढ़े हो क्या? अर्थ के साथ अच्छे से बोल रहा हूँ मैं, गीता को मामूली से पढ़ने से नहीं होगा। वो पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो तो उसको पहले पढ़ो बस। वो देख लिए वो वाला, कहो तो मैं उठा के मंगवा लूँ यहाँ पे, उठा के ले आओ ना, जाओ जाओ उठा के ले आओ यहाँ पे, उठा के ले आओ उसको। ये तुम ही लोग के लिए लगवाएं, तब तक दूसरे लोग और पूछो। हाँ हाँ रोशनी पूछिए। हाँ दिव्या। हाँ हाँ एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने लाइफ में यानी कभी भी कहीं भी यानी करियर से रिलेटेड नहीं, पूरे लाइफ भर में यानी डिसीजंस आते हैं तो एक तो रहता है कि हम यानी कि दो नजरिए से देखते हैं कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़र में वो चीज़ सही है बट बाकियों की नज़र में वो चीज़ गलत हो सकती है। तो कैसे कोई पैरामीटर होगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है? बैठ जाइए। ये जो क्वेश्चन ही ज़्यादा रिलेवेंट है, मैं बोलूँगा ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये जो डिसीजन मेकिंग वाला है ना, ये शुरू से रहा है। तो आपके ही क्वेश्चन का ध्यान से सुनो, इनका जो है क्वेश्चन कि डिसीजन सही कैसे लें। कई लोगों को लग रहा है हम जो बोल रहे हैं या ले रहे हैं वो गलत है, दूसरों की नज़र में गलत है। आप प्लानिंग करिए और प्लानिंग बहुत अच्छे से करिए।
और आपके पास इतनी ज़्यादा भगवान बुद्धि दिए कि हम लोग यूज़ नहीं करते। आप वो प्लानिंग करिए और बार बार सोचिए, कई विचार आएंगे दोनों साइड के, और उसके बाद से उसको एग्जीक्यूट करिए स्ट्रेटजी बना के। अब इस दौरान अगर लगे, जो मेरे अनुसार है बता रहा हूँ, कि दूसरे लोग सहमत नहीं हैं, तो भी आप चल पड़ी उसी पे। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अवहेलना करिए, मेरा वो नहीं मतलब है। लेकिन आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए सभी की राय लीजिए, एनालाइज करिए। कोई आपका एंटी है, वो भी कुछ आप में गलती निकाल रहा है, उसको नज़रअंदाज मत करिए, और तब आप डिसीजन लीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक छोटा सा घर है कबीर नगर में, मेरा ही है, रेंट पर है। तो एक दो पड़ोसी हैं, अब तो माने संबंध अच्छे हैं, शुरू में एडजस्टमेंट रहता है। तो उन्होंने कहा, अरे देखिए ना आपका घर कितना गंदा दिख रहा है। तो दूसरे लोग बोले कि भाई देखिए कैसा बोल रहे हैं आपके लिए। मैं बोला नहीं, जो बोल रहे हैं सोचना पड़ेगा, उसको उस नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भली उनसे संबंध ठीक नहीं है तो भी। एक कोई बोले कि पड़ोसी से मैं बता रहा हूँ कि अरे देखिए ना नाली की बदबू आती है। तो दूसरे लोग, अरे वो तो हमेशा निकालते रहते हैं, लगता है इनका घर है, मालिक ये नहीं है, मालिक कोई और है, वो जो बोलते हैं वही। मैं बोला नहीं, जो बोल रहे हैं तो अपने को सोचना पड़ेगा, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपका कोई क्रिटिक भी है, एंटी भी है, और आप में कुछ बोल रहा है, तो आप उसके बात को सुनिए, सोचिए, समझिए, टेक योर ओन टाइम, जल्दीबाजी मत करिए डिसीजन लेने में। लेकिन फिर एक बार सोच लिए, आप ये सोच के चलिए कि आपका डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए किसी हालत में, और उसके लिए आप पूरा एफर्ट कर दीजिए। लेकिन एक बार सोच ही लिए तो फिर कोई कुछ नहीं। ये जो पूछ रहे थे भक्ति वाला, मेरे ख्याल से कोई नहीं पढ़ा। ये कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु हेतु बुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसका शॉर्ट में ये मतलब है कि जो गीता में क्या कहा गया है ना, कि आप कर्म करिए, आपके उससे भी रिलेटेड है। आप पास्ट मत देखिए, फ्यूचर मत देखिए, और कर्म जो कर रहे हैं आप फुल उससे करिए, और यही भक्ति है। अगर गीता में पढ़ो तो भक्ति हम लोगों के लिए अपना कर्म ईमानदारी से अच्छा से करना ही भक्ति है। ध्यान करना, पूजा करना, और उसके बाद से उसके अनुसार आचरण न करना, वो भक्ति नहीं है। ठीक है, और पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बाकी भी श्लोक पढ़ना। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये मैं अपने से छांट के लिखवाया हूँ तुम ही लोग के लिए। दुखों की प्राप्ति होने पर एक स्थित प्रज्ञ वर्ड आया उसमें। इसका ये मतलब है, देखो अभी डिप्रेशन की बात हो रही है, आज के न्यूज़पेपर में भी आए, स्कूल में बच्चों को डिप्रेशन से बचाना। तो लगभग वही है। माने आपको कोई आपके पास कुछ निगेटिव चीज़ आपके साथ हुई, घटनाएं तो होती रहती ना, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई कुछ बोल दिया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, या उल्टा है कि कुछ अच्छा भी हो गया। वो दोनों में बराबर रहना, इसके लिए कहा गया है, वही है सेकंड श्लोक। तो इसका ही मतलब हुआ कि आपके लाइफ में कुछ डाउनफॉल आ गया तो उससे आप विचलित मत हो। ये कहा गया यहाँ पर, जो बोल रहे थे कि गांव में नहीं मिलते अच्छे लोग, लेकिन माता पिता बता सकते हैं कि गीता अच्छे से पढ़ो। पढ़ो मतलब उसको समझ के पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। फिर तीसरा क्या लिखें,
हाँ, तीसरे में क्या लिख रहे हैं? कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? देखो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, बोल रहे हैं कि भाई देखो मैं तो भगवान हूँ, मैं अगर कुछ ना करूँ तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, तो भी मैं यहाँ कर्म कर रहा हूँ। इसका मतलब कर्म करना ही सबका धर्म है, वही भक्ति है। तो ये तीन तो मैं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा आ ही नहीं सकता, मेरे दिमाग में अभी 3-4 और हैं ऐसे ही बनवाने के लिए, श्लोक मैं छांट चुका हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा आएगा नहीं, इसी को कोई नहीं पढ़ा बताओ। तो ये अध्याय 2 का 47 है, ये पूरा लिखा हुआ है। हाँ सर जैसे दिव्या ने कहा हाँ कि वो सभी के साथ में होता है कि हमारी सोच गलत ना हो, हाँ और क्या क्या सोचे ऐसे कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो इसका एक एग्जांपल मैं भी हाँ, हाँ, अपने बताओ, अनुभव से देना चाहता हूँ। जैसे गीता की बात हो रही है, हाँ हो, उसको बोलो ना पानी लाएगा। भक्ति की ही बात हो रही है। हाँ। तो गीता में जैसे अब महाभारत में हम देखा जाए तो पांडव और कौरव की सोच, कर्म तो उन्होंने भी किया, दोनों पक्षों ने कर्म किया, पर हमारी सोच से एक समाज का कल्याण होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सोच रहे हैं तो सिर्फ हमारे परिवार का कल्याण हो या मेरा ही कल्याण हो। तो अगर समाज का भी कल्याण होता है तो वो सही सोच। मैं वही बोला, जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है ना, हाँ। देखिए कर्म भी हो, डिसीजन मेकिंग भी हो, लेकिन वो एथिकल होना ज़रूरी है। एथिकली माने है धर्म, वो अगर अनएथिकल है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कौरवों की सोच से पूरे समाज का हाँ, पतन हुआ, हाँ। पर पांडवों की सोच से वो एथिकल होना इक्वली ज़रूरी है। अच्छा मैं ये बताऊं आपको अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप एथिकल होंगे ना तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो कि कभी आ नहीं सकता है। सौ लोग बोलते रहें कुछ भी, और मैं ये देखा हूँ कि बहुत जल्दी लोग ये हो जाते हैं, माने अनएथिकल की तरफ, थोड़े से उसके लिए आराम से, ज़्यादा उस बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन आप ये हो के देख लीजिए और स्टैंड बना लीजिए, अपना स्टैंड ले लीजिए कि हम तो ऐसे ही करेंगे, जाओ, लेकिन बशर्ते कि आप एथिकल हों, और फिर बोल्ड डिसीजन ले लीजिए और फिर एग्जीक्यूट कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सब नेगेटिविटी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, एक अकेले के आगे सब खत्म। मैं बता रहा हूँ आजमा के। और पूछो। हाँ। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो भाई। सर कई बार बहुत मेहनत और हार्डवर्क के बाद भी सर सक्सेस नहीं मिलती। सर हम बहुत स्ट्रैटेजीज को अपना लिए, सर फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, तो धीरे धीरे सर पर्सन को डाउनफॉल फेस करना पड़ जाता है, या फिर सर को बहुत डिमोटिवेशन भी मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका क्या देखिए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। तो पहले मैं बोला कि आप कोशिश, ईमानदार कोशिश करिए और आप लगे रहिए। देखिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बार बार मैं नहीं वही मैं बोल रहा हूँ। कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा ना, वो बोल देगा यार कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको वो ना हो। लेकिन मैं जानता हूँ हर एक के प्लस और माइनस पॉइंट रहता है, स्ट्रेंथ वीकनेस होती है। अगर आपने सही से बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, नहीं हो रहा है, तो आप अपना डायरेक्शन बदल दीजिए भाई। सर एवरी ईयर कंप्यूटर साइंस में 1,50,000 के अबाउट बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। सर
अभी 15 to 20% स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं CS and IT। तो सर इसके पीछे सर हम मतलब इसके पीछे क्या कर सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम इंक्रीज कर सकते? बैठ जाइए। इंडिया में ना 10% ही एम्प्लॉयबल हैं ग्रेजुएट और 25% इंजीनियर, मेट्रोमैन श्रीधरन ने भी कहा है। और जितने एम्प्लॉयबल हैं उसमें से भी सबको जॉब नहीं मिलती। अब हम लोग यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं अपने पर्सनल पर, अपने को मार्केट में अपनी स्टैंडिंग ऐसी करनी है कि हमको जॉब मिले। आप दुनिया जहान का तो नहीं ये करें ना कि सभी को जॉब मिले। आप क्या चाहते हैं, आपको जॉब मिले, आप ऐसा चाहते हैं ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे हम डिक्रीज? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कैसे वो करें, वो अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं है। हम लोग के जुरिस्डिक्शन में इतना है कि हम अपने को कैसे इम्प्रूव करें कि हमको सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आप हार्ड कोर कोशिश करिए। देखिए मैं बताऊं, इसी डिपार्टमेंट से पास होने वाले स्टूडेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं, फॉरेन में भी हैं, बेंगलोर हैदराबाद में भी हैं, आसपास भी हैं, और कुछ लोग 3-4 साल के बाद आते हैं कि सर टीसी चाहिए हमको। तो पूछते हैं क्यों, तो बीएड करेंगे हमको, तो इसका ये मतलब है स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो हर प्रकार के कैटेगरीज हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे वो करती हैं। ये बताइए कि एल्यूमिनी उधर कुछ बात है क्या? अब एल्यूमिनी जो होते हैं तो एल्यूमिनी मीट करेंगे एक हम लोग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने एल्यूमिनी को सामने रखिए ना, जो पास हुए 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आप लोगों ने उनकी केस स्टडी करी क्या? बताइए, करें क्या? बताइए। नहीं, तो ये आपके एफर्ट में कमी है। तो आपका एफर्ट ही कम रहेगा तो फिर कैसे आप सोच रहे क्या आपको बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट और हर चीज़ मिले? आपके जो सुपर सीनियर और ज़्यादा सीनियर लोग हैं वो लोग कहाँ हैं? आपका उनसे कांटेक्ट है क्या? नहीं है। अच्छा, आपका उनसे कांटेक्ट नहीं है। अभी आप लोग पास हो जाएंगे। अब आपको सोच लिए कि हमको बेंगलोर हैदराबाद जाके जॉब चाहिए। तो बेंगलोर हैदराबाद जाके मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ी कि हम 1 महीना 2 महीना रहेंगे वहाँ पे, और जो आप सर्च करेंगे कंपनी में इंटरव्यू देंगे। कहाँ रहेंगे बताइए? नहीं बताइए ना। होटल में रहेंगे क्या? 3,000 के होटल में या 2,000 के होटल में पर डे रहेंगे? 50-60 हज़ार होटल में खर्च करेंगे। तो ये जो एल्यूमिनी आपके सीनियर सुपर सीनियर हैं, आप उन्हीं को तो कहेंगे ना कि यार, तो उन्हीं के यहाँ रुकेंगे भी, वही लोग आपको गाइड भी करेंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहीं खाना खाएंगे। तो आपका ये एल्यूमिनी वाला स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो कि आपका वीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एफर्ट पूरा कर रहे हैं? यही सब कारण है अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के। जबकि आपके जो सीनियर हैं तो आप लोग उनसे हेल्प मांगेंगे तो देखिए मना नहीं करेंगे, एक बॉन्डिंग तो हो ही जाती है कुछ ना कुछ। तो बताइए आपका कितना बड़ा वीक पॉइंट है? अच्छा, एल्यूमिनी वाला अगर हम लोग मीट करेंगे तो ऐसी नोटिस निकालेंगे, कितने लोग आएंगे उसमें? हार्डली कुछ लोग। एल्यूमिनी को आपसे ज़्यादा अभी काम नहीं रह गया, आप ही को उनसे काम है। तो इसीलिए यहाँ पे वेलकम फेयरवेल फंक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद से मेंटेन आप लोग को करना चाहिए, तो नहीं करें। तो आप लोग अपने सीनियर सुपर सीनियर का कैरियर देख ही नहीं रहे हैं। परीक्षा में पास होने के लिए, जैसा मैं बोला, बुक का नाम नहीं मालूम रहता, देख लिए, पढ़ाए, नोट्स वोट्स है, बना, पास हो गए, हो गया, तो फिर क्या होगा? यही होगा। अगर रैंडम आप मूव करेंगे तो थोड़ी ना जॉब और गोल मिल जाएगी। या भाई सामने वाले को तो चाहिए कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। यू आर जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में कितनी शाइनिंग है कि सामने वाला ले आपको।
ठीक है, और बताइए, और कोई क्वेश्चन? हाँ आपका, आप हाँ बताइए। अब पूछने में भी एजिटेशन आप लोग यहाँ करेंगे तो कैसे होगा? हाँ पूछिए, खड़े होके ताकत से पूछिए, ऐसा ये सब ऐसा में कैसे चलेगा? स्ट्रेंथ से अपना नाम बता के पूछिए कि हमारा ये क्वेश्चन है, खड़े होके। हाँ भाई, तुम लोग का क्वेश्चन कुछ? देखो फिर सेशन ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म। इस तरह का लेक्चर पहली बार कर रहे हैं यहाँ पर, मैं बताऊँ, मैं भी पहली बार आंसर दे रहा हूँ और इस तरह का कर रहा हूँ पहली बार, तो मेरे लिए ही चैलेंजिंग है कि मैं ये सब फेस कर पाऊँगा कि नहीं। आप लोग को क्या चैलेंजिंग है? आप लोग को तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ देना है, क्योंकि मेरी आदत नहीं इस तरह का लेक्चर देने की। मैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट का ही देता हूँ केवल, तो तब भी ठीक है, मैं एक्सपीरियंस बेसिस पर बोल रहा हूँ। तो पूछो, थोड़ा इधर पूछो। हाँ तुम लोग कुछ पूछो। हाँ भाई, तुम लोग 4th में हो तो हाँ। हाँ पूछो भाई। हाँ पूछो पूछो पूछो। हाँ तुम लोग। यहाँ आने के बाद यहाँ आप जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तब से जो इस डिपार्टमेंट का विजन और मिशन है, उस पर आपने क्या क्या काम किया और आगे क्या करने वाले हैं? देखो थोड़ा क्वेश्चन डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि हाँ मेरा उद्देश्य यहाँ पर, सुनो, मेरा उद्देश्य अभी नहीं, मैं अपने को हाईलाइट करके आत्म प्रशंसा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्या किए क्या नहीं किए वो चलो पूछ दियो, तो चूँकि मैं ये सब अभी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन पूछ दियो तो मैं ये बताऊं या तुम्ही लोग से पूछूं कि छत्तीसगढ़ में MCA एडमिशन, यही जो तुम लोग जहाँ के स्टूडेंट हो, फर्स्ट चॉइस क्या है? फर्स्ट चॉइस क्या है छत्तीसगढ़ में? MCA के लिए फर्स्ट चॉइस क्या है? और तुम लोग किस में आए? ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते उनका, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में फर्स्ट चॉइस क्या है? ठीक है, और तुम लोग का बताओ। तो देखो, कोई स्टूडेंट अगर बोल रहा है कि हमारी फर्स्ट चॉइस यहाँ है, सर वो जगह के हिसाब से रहेगा ना सर, अगर जिसको जो यूनिवर्सिटी पास पड़ेगा वो उस यूनिवर्सिटी। नहीं ठीक है, नहीं देखो, ये एक दो लोगों का नहीं, एक जनरल जो चॉइस है। और मेरे पास डाटा है कहाँ का? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, डायरेक्टरेट का। इधर ध्यान दो, वो डाटा के बेसिस पे यहाँ बता सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस यहाँ पर है। इंडिविजुअल की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो बोल रहे हो इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हैं कि फर्स्ट चॉइस ये है। मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट डाटा की, और ये एक उपलब्धि है हमारी, ठीक है। और यही विजन मिशन भी है भाई। स्टूडेंट ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया, वो हमारे लिए काफ़ी है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट जहाँ भी जा रहे हैं, NIC चिप्स, वहाँ से फीडबैक आ रहा है कि सर आपके स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए हम आपके यहाँ के और लोगों को लेना चाहते हैं। आज भी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, मैं मिलवाया था, उनके प्रिंसिपल बोले कि आपके यहाँ के स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम कर। यहाँ पे कई बार फ़ोन आता है मेरे पास कि हमको .NET जानने वाला चाहिए, जावा जानने वाला चाहिए, NIC चिप्स वगैरह से, तो यहाँ से देते हैं, माने भेजते हैं उनको। उनका वर्क वहाँ अच्छा रहता है तो वो लोग और मांगते हैं।
तो यहाँ पे वो जो एम्प्लॉयर हैं वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपके यहाँ के लोगों का काम अच्छा है, हमको और चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से संतोषजनक है। यही तो हमको सर्टिफिकेट चाहिए। ये ठीक नहीं बोल रहा हूँ मैं? बताओ। हमारे पास एम्प्लॉयर का फीडबैक आ रहा है कि आपके यहाँ के स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, हमको और दीजिए। स्टूडेंट दूसरे 1/3 सर जहाँ पर फीस है वहाँ पे छोड़ के यहाँ की फीस ज़्यादा है तो भी आ रहे हैं। यही सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही विजन मिशन भी था। ठीक है। हाँ, अरे तो कुछ और पूछो यार दूसरे। हाँ, तुम लोग का थोड़ा, हाँ थोड़ा दूसरा पूछो। और किसी को, 2 ही लोग पूछ रहे हैं बार बार, कुछ और दूसरे लोग नहीं पूछ रहे हैं। और कोई? हाँ, इधर। मैं चाहता हूँ कि सबको फ़ायदा मिले, क्योंकि इसके बाद से क्लास ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में। और अगर आप लोग वंचित रह गए, चाहती हैं कि केवल आगे जाके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पर पहुँच पाएँ, भविष्य में आने वाली चुनौतियों से अपने को ये करें। तो क्या बोल रहे हो भाई राहुल? सवाल तो नहीं है सर। हाँ। पर मैं, क्योंकि अधिकतर आपने जो कहा उनसे मैं बातों से तो एग्री कर रहा हूँ। बात ये है कि स्टूडेंट्स को, जैसे सर एक जो बात हुई, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ आई थिंक, हाँ हाँ जो इनका सवाल था कि गांव में ऐसे सुविधाएं नहीं मिलती। हाँ 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 हाँ, बताओ। हाँ तो सर जो कहना चाह रहे थे वो आप लोग सही ढंग से समझे नहीं वहाँ पर, या मिसकम्युनिकेशन ये था। हाँ हाँ सर का कहना क्या था कि जिस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर हैं, हाँ। हम सबकी बात कर रहे हैं, सर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है हाँ हाँ कि इस सिचुएशन से अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसका प्रोग्रेशन कैसा हो। यस। उसमें वो गांव के सिनेरियो का और किसी करोड़पति फैमिली के बच्चे का वो नहीं था। लेकिन अभी जो बोल रहे हो, जो पूछा हुआ अभी भी नहीं सुन रहा है। तो वो जो एक मिसकम्युनिकेशन मुझे दिखाई दिया। बाकी तो जिस वजह से बार बार सवाल जवाब ये हो रहे थे, उसका रीज़न ये था कि सर का जो लेक्चर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस रूम में जो लोग प्रेजेंट है, हाँ, उनके सिनेरियो से हम आगे किस तरह देख सकते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो यहाँ से अब आपका प्रोग्रेशन, एक नॉर्मल प्रोग्रेशन कैसा होगा। एक्सेप्शनल केस हमेशा होंगे, कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एवरेज से, कुछ लोग होंगे जो फेल भी होंगे। यस यस। तो जो एवरेज प्रोग्रेशन लेकिन एक जो होगा, सर की जो बात थी वो उस बारे में, क्योंकि कुछ लोग ऑब्वियसली सर यहाँ पर हैं, उसका ये मतलब नहीं कि आप अभी आपने 12th के बाद आपने IIT क्लियर नहीं किया तो उसका ये मतलब नहीं कि आप फ्यूचर में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप 12th में फेल हो गए थे तो उसका ये मतलब नहीं कि आप कभी फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अभी क्या है, हम एवरेज जगह पे, रविशंकर यूनिवर्सिटी एवरेज जगह है, हमको ये मानने में कोई संकोच नहीं होगा। ठीक है, अभी आप एवरेज जगह है, आपका फ्यूचर क्या होगा वो आपके अभी के डिसीजंस और एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ तक पहुँच चुके, वो आपका पास्ट लाइफ था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आगे आपको क्या करना है वो क्या होगा, अब यहाँ पे आप जो डिसीजंस लेंगे, यहाँ पर इसके बाद जो आप एक्शंस लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है आगे जाके किसी के डिसीजंस गलत साबित हों तो सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। किसी के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक डिसीजन या 10 डिसीजंस के ऊपर नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल नहीं भी कर सकते। बहुत सारे, उनको गिनते रहेंगे तो एनवायरनमेंट सबसे बड़ा है। पहला है एटीट्यूड, आपके लिए अगर बात करो, एटीट्यूड, यहाँ तुम्हारे बारे में बात नहीं करो, सबके बारे में। तो अच्छा, तेरा एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता, पर कंट्रोल करके। तो एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, जो सर ने जो बोला वही बात है। बहुत सारी बातें सर ने, कर्म करते जाओ, कल की चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा गया। ठीक है, वो जब करोगे तो पता चलेगा, होगा वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं कहना चाह रहा था, जो मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहा था कि जनरलाइज वे में नहीं होगा, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करें। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि स्पेशल केसेस में क्या होगा, आप में से भी कुछ हो सकता है 20 साल बाद करोड़पति बन चुके हो, अरबपति बन चुके हो सकता है 20 साल बाद आप में से कोई ऐसा हो जो जिसके पास जॉब की नौकरी ना हो, कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस की बात हो रही है। सक्सेस बहुत सारे डायमेंशंस में हो सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक पार्ट होता है, स्पिरिचुअल सक्सेस एक पार्ट होता है, उसके लिए दीपक सर ज़्यादा अच्छे से एडवाइस करेंगे। जहाँ पर दूसरी तरह की चीज़ें आपको अलग अलग लोगों से बात करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक चीज़ को फोकस मत करना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के लिए। आप खुद की आपकी मेहनत कितनी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आप में कितनी एबिलिटीज़ हैं जो नेचुरल एबिलिटीज़, आपने सही डायरेक्शन उन एबिलिटीज़ और अपने एबिलिटीज़ के बेस पर सही डायरेक्शन को चूज़ किया है या नहीं किया, ये आपसे रिलेटेड फैक्टर्स। इसके अलावा फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, या आप किस एनवायरनमेंट में। अगर एक मछली को पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी के बेस पर जज किया जाए तो क्या होगा? तो आपको सही एनवायरनमेंट में सही एक्शंस लेने। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, सिर्फ आपका एजुकेशन एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो सारी चीज़ें एक लेक्चर में डिस्कस नहीं हो सकती। सर ने जो अपना एक एजेंडा तैयार किया था, सर ने उन पॉइंट्स को एड्रेस किया। और जो कैरियर है और लाइफ है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है और सर को ऐसे अभी और कई लेक्चर सर लेंगे जितना मैं समझता हूँ। सर के प्लानिंग सर ने बताया नहीं है, पर सर को मैं जितना अभी तक समझ पाया, सर आगे जरूर और लेक्चर लेने का मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे आगे बात बढ़ती जाएगी। सर ये क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट के डिसीजन मेकिंग में टीचर्स की क्या भूमिका होती है सर? कितना उनका रोल रहता है? गाइड, हाँ सिर्फ गाइड कर सकते हैं। हम तुमको बता सकते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे क्या सही रहा है, क्या गलत है। सर ने अभी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया, तुम मुझसे पूछोगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा। हर्षा मैम से पूछोगे, हर्षा मैम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया। सबकी एडवाइस अलग अलग हो सकती है, सिमिलर होगी, एकदम अपोजिट पोल सपाट नहीं होगी एडवाइस, सिमिलर होगी बट डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बिल्कुल इधर जाने बोल रहा है, दूसरा बिल्कुल उधर जाने बोल रहा है, ऐसी एडवाइस नहीं होगी। पर हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। आपका खुद का बैकग्राउंड है, अब 20 साल कम से कम तुम लोग सबकी ज़िंदगी जी चुके हो, तो वो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, वो हमारे पास नहीं है। हम एडवाइस कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, उस एडवाइस को लेना तुम्हारा काम है, अपने एनवायरनमेंट को देखना तुम्हारा काम है, क्योंकि वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है वो अलग होगा, ठीक है, दिव्या का बैकग्राउंड अलग होगा, ठीक है, जितेंद्र का बैकग्राउंड अलग होगा, और उस एक्सपीरियंस और उस बैकग्राउंड के बेस पे तुम्हारी चॉइसेस अलग होगी। सेम एडवाइस मैं तुम तीनों को हो सकता है तुम सबको सेम एडवाइस दे सकता हूँ, पर उस एडवाइस को सुनने के बाद आप सबका डिसीजन अलग अलग होगा, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस अलग है। तो डिसीजन आपको ही लेना है, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। सर एक कंडीशन है कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई में अच्छा है और वो मतलब उसके पास गाइड नहीं, ना घर साइड से नहीं कुछ गाइड, ना बाहर साइड से नहीं। अब उसके पास केवल एक ही है कि मैं जहाँ पास पढ़ने जा रहा हूँ वहीं पर से उसको सिखाया जाएगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो वो स्टूडेंट है वो कोई भी डिसीजन लेगा तो एक बार अपने टीचर से पूछेगा कि सर या मैम मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, तो ऐसे इसको कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं ना सर कि जो एक स्टूडेंट का जो डिसीजन है वो लगभग आधा से ज़्यादा वो टीचर्स की सलाह के ऊपर आता है। नहीं, अगर तुम इस तरह से अगर अपनी लाइफ जीने वाले हो तो खुद को बहुत कम आंक रहे हो, दूसरों के ऊपर निर्भर मत हो। देखिए सर, ठीक है, तुम अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू। चलो ये इंडिविजुअल डिस्कशन हो रहा है, बैठ जाओ। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन हाँ पूछो। कि कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि एजिलिटी होनी चाहिए? स्टेबिलिटी की, एजिलिटी मतलब हाँ बैठ जाओ। स्टेबिलिटी की एजिडिटी मतलब चेंजिंग, जॉब को चेंज करते रहना चाहिए कि एक ही जॉब में लगे रहना? मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेवेंट है। देखो, स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन एक चीज़ ऐड करूँगा, वन शुड नेवर, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, शुड नेवर बाइंड हिमसेल्फ इन ए पर्टिकुलर जॉब अनलेस अनटिल यू गेट पेंशन। अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो वन शुड रिमेन ऑलवेज ओपन टू चेंज द जॉब। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन
केवल है कि आप उसके लिए सर्विस दें, अच्छी सर्विस दें, और एम्प्लॉयर आपसे आपके जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करे। लेकिन जब आपको लगे कि हमारा एस्पायरेशन फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो यू शुड चेंज फॉर बेटरमेंट ऑफ योर जॉब ऑलवेज। लेकिन अब कोई बोले कि हमको 6 महीना 1 साल हुआ है, वहाँ पे 500-1000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, उसी के लिए चेंज करें, वो ठीक नहीं है। अच्छा, चेंजिंग ऑफ जॉब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मैं बोलूँगा कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी देखना है। एक किसी ने पूछा था कि सर हमको जिस जॉब में इंटरेस्ट है उसमें कम सैलरी मिल रही है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो क्या करना चाहिए? तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आप देखिए, किसका फ्यूचर ज़्यादा जा रहा है, भविष्य में किसका ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है। हर चीज़ अपने इंटरेस्ट से नहीं चलती। मैं तब एग्जांपल दे के बताया कि भाई देखो, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज माई फर्स्ट चॉइस। उसमें होता ये था कि रिटन में मेरा सब हो रहा है, इंटरव्यू में नहीं हो रहा था। तब कंप्यूटर साइंस वाज नॉट माई चॉइस बट वाज द नीड ऑफ डे। तब मैंने चेंज किया लाइन, और तब मैं वही पर्सन था, अब रिटन इंटरव्यू दोनों में होने लग गया। तो आदमी को हर जगह इंटरेस्ट से नहीं, जॉब रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी। और हम लोग वैसा कोई बुद्ध विवेकानंद जी ऐसे नहीं है, या लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी भी नहीं है कि हम जो करेंगे दुनिया इस पर आ जाए। हम लोग एवरेज लोग हैं। एवरेज लोग हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मार्केट ट्रेंड के अनुसार अपने को भी चेंज करना पड़ेगा। अपना इंटरेस्ट नहीं है तो भी उधर डाइवर्ट होना पड़ेगा, कुछ लिमिट तक कम से कम। ये मेरी ओपिनियन है, कुछ लिमिट तक। अब आप बोल दें कि यार इंजीनियरिंग वाले को मेडिकली में जाना चाहिए, उतना ड्रास्टिक नहीं, लेकिन हाँ, अब आप कंप्यूटर साइंस ले लिए तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करना है कि आईटी में करना है कि साइबर सिक्योरिटी में करना है। इलेक्ट्रिकल ले लिए तो पावर सिस्टम में करना है कि कंट्रोल में करना है। मैकेनिकल ले लिए तो कैट कैम में करना है कि प्रोडक्शन में करना है, ऑटोमोबाइल में करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी में आपको एज पर रिक्वायरमेंट देख लेना चाहिए। भले ही आपका इंटरेस्ट एक चीज़ में, लेकिन लग रहा है भाई उसमें प्रॉस्पेक्ट नहीं ज़्यादा, तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए। और डोंट कन्फाइन टू वन जॉब। आप चेंज जब आपको मौका मिले बेटर के लिए, तो मैं बोला रिस्क एंड राइज गो साइड बाय साइड, तो आपको चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आप यहाँ जब काम कर रहे हैं बढ़िया से करिए, चेंज करने के समय फॉर्मेलिटी करिए, नोटिस दीजिए, उनका कोई काम सफ़र ना हो, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अच्छे कंडीशन में आप फिर उसको चेंज करिए। ऐसा नहीं हो कि बेटर कंडीशन, बेटर एनवायरनमेंट हो गया, कभी आप वापस ही नहीं आ सकते। डोर शुड रिमेन ऑलवेज ओपन टू कम बैक आल्सो। इतना नहीं तो फिर होता है कि उसको लास्ट सैलरी नहीं मिल रही है, लास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं भी चेंज किया हूँ, लेकिन जहाँ मैं चेंज किया और दूसरे लोगों को नहीं मिला, मुझको सब इजीली क्लियरेंस मिलता गया अपने एम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि कॉन्फिडेंस में लेके चेंज करो भाई। उनको कभी भी उसमें नहीं डालो कि आज हमको बेटर मिल गया हम रातों रात छोड़ दिए, वो टेंडेंसी सही नहीं है। और कोई क्वेश्चन? तो चलो एक और सुना रहा हूँ। ताली वो नहीं बजाता जिसको कोई गम होता है, ताली तो वो बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है।